साथियों, वर्ग एक चयन और पात्रता परीक्षा की एमसीक्यू सीरीज में आपका स्वागत है। अब तक हमारी एमसीक्यू जो सीरीज है, उसकी करीबन 8 क्लासेस हो चुकी हैं और आज ये हमारी एमसीक्यू सीरीज है, उसकी ये आखिरी क्लास है। अब तक हमने इस एमसीक्यू सीरीज में जो पात्रता परीक्षा और चयन परीक्षा दोनों में आए हुए जो प्रश्न हैं, उनको सॉल्व कर लिया है। और इसके साथ ही हमारी जो डिस्क्रिप्टिव जो क्लासेस हैं, विश्लेषणात्मक जो क्लासेस हैं, उसकी भी जो शुरुआत है वो आज हो चुकी है। तो उसमें जो हमने पहली कहानी की से शुरुआत की है वो है उसने कहा था कहानी। आप जाइए यूट्यूब की प्लेलिस्ट में एमपी टेट वर्ग एक में, वहाँ पर जो क्लास है वो आपको मिल जाएगी। आज के सेशन का हमारा पहला प्रश्न है, डॉक्टर रामकुमार वर्मा ने संधि काल की संज्ञा क्या मानी है? डॉक्टर रामकुमार वर्मा ने संधि काल की सीमा है क्या मानी? डॉक्टर रामकुमार वर्मा है वो हिंदी के एक प्रमुख नाटककार, एकांकीकार और कवि होने के साथ ही हिंदी साहित्य इतिहास है उसके लेखन का भी कार्य किया है। डॉक्टर रामकुमार वर्मा ने जो पुस्तक लिखी है वो है हिंदी साहित्य का आलोचनात्मक इतिहास। हिंदी साहित्य का आलोचनात्मक इतिहास। और ये जो पुस्तक है हिंदी साहित्य का आलोचनात्मक इतिहास, हिंदी साहित्य इतिहास से संबंधित पुस्तक है, जिसमें कि उन्होंने भक्तिकाल और आदिकाल तक के कवियों जो साहित्य इतिहास है उसका वर्णन किया है। तो डॉक्टर रामकुमार वर्मा ने जो प्रारंभिक काल है हिंदी का, उसको संधि काल की संज्ञा दी और उसका जो समय माना वो माना उन्होंने 1750 से लेके 1000 विक्रम संवत तक। तो डॉक्टर रामकुमार वर्मा ने जो संधि काल की जो सीमा मानी है वो है 750 से लेकर 1000 विक्रम संवत तक। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित पंक्तियां हैं वो किस कवि की हैं? निम्नलिखित पंक्तियां किस कवि की हैं? पंक्तियां हैं, जग में बैरी कोई नहीं, जो मन शीतल होए, या आपा तो डारी दे, दया करे सब कोई। निम्नलिखित पंक्तियां, हम एक बार फिर से पंक्तियों को दोहराते हैं, बड़ी शानदार पंक्तियां हैं। जग में बैरी कोई नहीं, जो मन शीतल होए, या आपा ते डारी दे, दया करे सब होए। हमारे पास ऑप्शंस हैं, कबीरदास, सूरदास, रैदास और रहीम खान। कबीरदास, सूरदास, रैदास और रहीम खान। तो ये जो पंक्तियां हैं, जग में बैरी कोई नहीं, जो मन शीतल होए, या आपा तो डारी दे, दया करे सब होए, ये जो पंक्तियां वो हिंदी के भक्ति काल की जो निर्गुण काव्य धारा है, ज्ञान धारा कवि बोलते हैं, उनके कवि प्रमुख कबीरदास की ये पंक्तियां हैं। और ये अपनी साहित्य में उलटवासियों के लिए और जो बीजक रचना है उसके लिए प्रसिद्ध है। अगला प्रश्न है, सूफी काव्य है का उद्देश्य क्या है? तो जो भक्ति काल है, भक्ति काल को है दो भागों में विभाजित किया जाता है, एक है निर्गुण और सगुण। सगुण को पुनः दो भागों में विभाजित किया जाता है, राम भक्ति काव्य धारा और कृष्ण भक्ति काव्य धारा। इसके अलावा जो निर्गुण काव्य धारा है उसको दो भागों में विभाजित किया जाता है, एक है निर्गुण ज्ञानाश्रयी और एक है सूफी प्रेमाख्यान काव्य धारा। ये जो तो सूफी जो प्रेमाख्यान काव्य धारा है उसमें जो प्रेम निरूपण है वो उनका प्रमुख उद्देश्य रहा है। काव्य शास्त्रीय निरूपण से इनका कोई संबंध नहीं रहा है, राष्ट्रीय चेतना भी नजर नहीं आएगी, इस्लाम धर्म का प्रचार भी नहीं। तो जो सूफी काव्य का जो प्रेम निरूपण है वो है प्रेम निरूपण। इसमें जो सबसे प्रसिद्ध रचना है वो है मलिक मोहम्मद जायसी की पद्मावत, जिसमें बड़ी शानदार पंक्तियां आती हैं कि मानुष प्रेम बहु वैकुंठी, नाही ते काहे चारेक वैकुंठी। तो प्रेम निरूपण है वो सूफी काव्य है, उसके लिए जाना जाता है। बड़ी शानदार पंक्तियां पद्मावत की, मानुष प्रेम बहु वैकुंठी, नाही ते काहे चारेक मुठी। अगला प्रश्न है, गोस्वामी तुलसीदास द्वारा रचित कवितावली कौन सा काव्य है? गोस्वामी तुलसीदास द्वारा रचित कवितावली है वो कौन सा काव्य है? सूक्त काव्य, महाकाव्य, दंड काव्य और मुक्तखंड। तो महाकाव्य की जो श्रेणी में तो आता है तो वो तो है इनका रामचरितमानस। गोस्वामी तुलसीदास का जो रामचरितमानस है वो महाकाव्य की श्रेणी में आता है। इसके अलावा जो कवितावली है उसमें जो भगवान श्री राम की जो जीवन गाथा है उसका वर्णन, ये जो इसकी जो काव्य है वो है मुक्तक के अंतर्गत, खंड काव्य के अंतर्गत, और इसकी जो भाषा है वो है ब्रज भाषा। तो आपसे ये भी पूछा जा सकता है कि जो कवितावली है उसकी भाषा है वो क्या है? तो वो है ब्रज भाषा, और ये मुक्त खंड काव्य के अंतर्गत आता है। इसके अलावा कवितावली की एक और बड़ी महत्वपूर्ण उपलब्धि या पहचान ये है कि कवितावली की जो उत्तराखंड है उसमें जो कली काल है और किस प्रकार की जो गरीबी, दुर्दशा और जो आर्थिक व्यवस्था उसका बड़ा ही मार्मिक वर्णन है वो कवितावली के उत्तराखंड है उसमें नजर आता है। तो इसलिए भी कवितावली है वो काफी महत्वपूर्ण रचना हो जाती है। तो ये मुक्त खंड काव्य के अंतर्गत है और इसकी जो भाषा है वो है ब्रज भाषा।
अगला प्रश्न है, ब्रज का क्या अर्थ है? तो जो ब्रज भाषा है, यहीं से जो ब्रज को नामकरण हुआ है, तो ब्रज भाषा का है क्या अर्थ है? निधि वन, गायों के रहने का स्थान, बलराम का गांव और कंस का राज्य। तो ब्रज का क्या अर्थ है? निधि वन, गायों के रहने का स्थान, बलराम का गांव और कंस का राज्य। तो ब्रज का जो अर्थ होता है वो होता है गायों के रहने का स्थान। तो ब्रज का जो अर्थ होता है वो होता है गायों के रहने का स्थान। अगला प्रश्न है, एक अचंबा देखा रे भाई, 18 सिंह चरावे गाई, पहले पूत पीछे भई माई, चेला के गुरु लागे पाई। प्रस्तुत उदाहरण है वो किस प्रकार की रचना है? एक अचंबा देखा रे भाई, एक अचंबा देखा रे भाई, 18 सिंह चरावे गई, पहले पूत पीछे भई माई, चेला के गुरु लागे पाई। प्रस्तुत उदाहरण अब किस पंक्ति की रचना है? साखी, उलटवासी, शबद और रमैनी। तो जो साखी, शबद और जो रमैनी है, साखी, शबद और रमैनी है, ये जो बीजक है, कबीर की रचना बीजक है, उसके 3 भाग हैं। तो जो कबीर की जो रचना है बीजक, इसका जो संकलन करता है वो उनके शिष्य रहे हैं धर्मदास, वो हैं। और बीजक है वो 3 भागों में विभाजित है, साखी, शबद और रमैनी। इसके अलावा जो ये जो पंक्तियां हैं वो हैं उलटवासी। तो दो विरोधी बातों को प्रस्तुत करने की जो शैली है वो कहलाती है उलटवासी। और ये जो सिद्धों की जो संध्या भाषा है उसी का जो विकसित रूप है वो कबीर की उलटवासियों में वो नजर आता है। तो जब भी सिद्धों की जो संध्या भाषा है, तो जो सिद्धों की जो संध्या भाषा है उसकी भाषा भी इसी प्रकार की रहती थी, और उसी का जो विकसित रूप है वो कबीर की जो उलटवासियां हैं वो नजर आता। तो कई बार अगर आपसे पूछा जाएगा कि कबीर की जो उलटवासियां हैं वो किसका परिवर्तित रूप है, तो वो है सिद्धों की संध्या भाषा का। और ये जो पंक्तियां हैं वो दो विपरीत पंक्तियां हैं या जो विपरीत बातें हैं उनको देने के लिए प्रस्तुत की जाती हैं, उसी को बोलते हैं उलटवासी। और ये कबीर के काव्य में काफी मात्रा में नजर आती हैं। अगला प्रश्न है, गोस्वामी तुलसीदास कृत रामचरितमानस में कितने कांड है? तो गोस्वामी तुलसीदास का जो रामचरितमानस है वो अवधी भाषा में लिखित है, और ये हिंदी का सबसे महत्वपूर्ण महाकाव्यों में से एक है। और ये इसके जो कांड हैं उनकी संख्या है वो 7। तो गोस्वामी तुलसीदास का जो रामचरितमानस है वो कितने कांडों में विभाजित है? वो है 7 कांडों में। सबसे पहले है बालकांड, फिर अयोध्या कांड, अरण्य कांड, किष्किंधा कांड, सुंदर कांड, फिर है लंका कांड, और अंत में आता है उत्तरकांड। और यही क्रम है, और कई बार इनका जो क्रम है वो लगाने के लिए भी पूछ लिया जाता है। तो सबसे पहले बालकांड, अयोध्या कांड, अरण्य कांड, किष्किंधा कांड, सुंदर कांड, लंका कांड और उत्तरकांड। तो गोस्वामी तुलसीदास के रामचरितमानस वो कितने कांड में विभाजित है? वो है 7 भागों में। दौलत पाए न कीजिए सपने में अभिमान, चंचल जल दिनचारी को ठाऊ न रहते निदान। उपरोक्त दी गई कुंडली है वो किस कवि द्वारा रचित है? जब भी हमारे पास प्रश्न होता है ना, तो उस प्रश्न को हमें क्या ध्यान से पढ़ना होता है। उसी में जो प्रश्न है उसमें उत्तर, उसका उत्तर छिपा रहता है। जैसे कि पहली पंक्तियां हैं, दौलत पाए न कीजिए सपने में अभिमान, चंचल जल दिनचारी को ठाऊ न रहते निदान। उपरोक्त दी गई कुंडली, यहां पर एक बड़ा महत्वपूर्ण टर्म आता है, वो है कुंडली। तो कुंडलियां लिखने के लिए प्रसिद्ध थे वो थे गिरधर कविराय। तो गिरधर कविराय की जो कुंडलियां हैं उसके लिए वे प्रसिद्ध थे, जिसमें कि नीति, वैराग्य और जो आध्यात्म विवाह है उन सभी का जो समन्वय है वो गिरधर कविराय की कुंडलियां हैं उनमें नजर आता है। ये रीति काल की जो रीति मुक्त काव्य धारा है उसमें जो नीति शाखा है उसके अंतर्गत वैराग्य, नीति और जो आध्यात्म है उसके अंतर्गत गिरधर कविराय की कुंडलियां हैं वो प्रसिद्ध हैं। और दौलत पाए ना कीजिए सपने में अभिमान, चंचल जल दिनचारी को ठाऊ न रहते निदान, ये उन्हीं की पंक्तियां गिरधर कविराय की कुंडलियां की। इसके अलावा जो मतीराम है वो रीति काल की जो रीतिबद्ध काव्य धारा उसके प्रमुख कवि हैं, और इनकी प्रमुख रचना है वो है मतीराम की रसराज और ललित लल्लाम। बौद्धा है ये रीति मुक्त काव्य धारा के कवि हैं, और देव हैं वो है रीतिबद्ध काव्य धारा के कवि। अगला प्रश्न है, रीति काल की प्रवृत्ति में से कौन सा विकल्प है निम्न में से सही नहीं है? रीति काल की प्रवृत्ति में कौन सा विकल्प है वो निम्न में से सही नहीं है? हमारे पास ऑप्शन है श्रृंगार प्रियता, तो ये तो रीति काल की प्रमुख प्रवृत्ति रही है श्रृंगार प्रियता,
और नक्श से वर्णन है वो रीतिकाल की प्रमुख प्रवृत्तियों में से एक है। लक्षण ग्रंथ ग्रंथों की परंपरा, ये सबसे महत्वपूर्ण विशेषताओं में से एक है। लक्षण ग्रंथ जो परिपाटी है वो रीतिबद्ध काव्य धाराओं में आपको अत्यधिक मात्रा में नजर आएगी। मुक्तक रचनाएं भी नजर आएंगी। जो रीति मुक्त काव्य धारा की घनानंद, आलाम, बौद्ध, ठाकुर जो कवि रहे हैं, उन्होंने रीति मुक्त कवि रचनाएं भी लिखी, मुक्तक रचनाएं। जो डिंगल भाषा है उसका रीतिकाल से कोई संबंध नहीं है, बल्कि ये आदिकालीन काव्य शैली का रूप है। डिंगल है वो आदिकाल की काव्य शैली है, आदिकाल वीर गाथात्मक काव्य शैली है ये। आदिकाल में काव्य शैली की भाषा, काव्य या भाषा शैली की दो शैलियां प्रसिद्ध थी, डिंगल और पिंगल। तो ये आदिकाल है वो डिंगल है वो आदिकाल वीर गाथात्मक भाषा या काव्य शैली है, इसका रीतिकाल से कोई संबंध नहीं है। अगला प्रश्न है, दिल्ली के बादशाह मोहम्मद शाह के दरबार के आश्रय के कवि कौन थे? दिल्ली के बादशाह मोहम्मद शाह के दरबार के आश्रय कवि, दिल्ली के बादशाह मोहम्मद शाह के दरबार के आश्रय कौन से कवि थे? भूषण, घनानंद, बिहारी, केशवदास। तो दिल्ली के बादशाह मोहम्मद शाह के जो आश्रय कवि थे वो थे घनानंद। ये मुगल बादशाह मोहम्मद शाह के मीर मुंशी थे। भूषण है, भूषण का जो काव्य क्रम है, एक तो वो शिवाजी और छत्रसाल है उनके यहाँ पर रहा है। बिहारी है वो जयपुर में रहा, जयपुर के राजा जय सिंह के यहाँ पर, और केशवदास भी नहीं है। तो दिल्ली के बादशाह मुगल मीर मुंशी के दरबार के जो आश्रय कवि थे वो थे घनानंद। और घनानंद वो रीतिकाल की जो रीति मुक्त काव्य धारा है उसके प्रमुख कवि रहे हैं। और जो ब्रज, अगला प्रश्न है, सुंदूर तिलकित भाल, तुम्हारी दंतरुत मुस्कान, इन दो कविताओं के रचनाकार क्या है? सिंदूर तिलकुत भाल और तुम्हारी ये दंतरुत मुस्कान मृतक में भी डाल दे, इसकी जो आगे की पंक्तियां सिंदूर तिलकुत भाल और तुम्हारी ये दंतरुत मुस्कान मृतक में भी डाल देगी, इन दो पंक्तियों के रचनाकार कौन है? हरियोध, बच्चन, नागार्जुन और निराला। तो इन जो पंक्तियों के जो रचनाकार हैं वो हैं जन कवि नागार्जुन, और इनका जो मूल नाम था वो था वेदनाथ मिश्र। तो अगर पूछा जाए कि नागार्जुन का जो मूल नाम था क्या था, तो वो था वेदनाथ मिश्र। इसको अलावा इनको यायावर और यात्री है उस नाम से भी संबोधित किया जाता। और एक जन कवि भी रहे हैं। इनकी बड़ी महत्वपूर्ण पंक्तियां हैं, जनता मुझसे पूछ रही है क्या बतलाऊं, साफ कहूंगा मैं क्यों अगलाई, मैं जन कवि हूँ। तो जन कवि के लिए काफी प्रसिद्ध रहे, तो जन कवि नागार्जुन। ये द्वितीय युग के कवि हैं अयोध्या सिंह उपाध्याय हरियोध। प्रिय प्रवास इनका बड़ा ही महत्वपूर्ण महाकाव्य है जो खड़ी बोली का प्रथम महाकाव्य माना जाता है। बच्चन ये हालावाद के जो प्रवर्तक हैं वो हैं, और निराला है वो छायावाद के और प्रगतिवाद के कवि हैं। तो नागार्जुन की पंक्तियां सिंदूर तिलकित भाल और तुम्हारी ये दंतरुत मुस्कान मृतक में भी डाल देगी जान। आवे सुन वे गुलाब, भूल मत जो पाई खुशबू रंगो आग, खून चूसा खाद का तूने अशिष्ट, डाल पर इतराता है कैपिटलिस्ट। प्रस्तुत पंक्तियों में निराला जी के अनुसार गुलाब है वो, ये जो पंक्तियां हैं वो निराला की एक लंबी कविता कुकुरमुत्ता लंबी कविता की है। तो ये जो पंक्तियां हैं वो है कुकुरमुत्ता लंबी कविता से, और इसका जो प्रकाशन वर्ष है वो 1943 माना जाता। कुकुरमुत्ता नाम से उनका एक काव्य संग्रह भी है। तो इसमें जो एक है गुलाब और एक होता है कुकुरमुत्ता। तो गुलाब और कुकुरमुत्ता के माध्यम से जो पूंजीवाद और जो बुर्जुआ वर्ग है उसकी जो वातावरण है या उसका जो विरोध है उसको दिखाया गया। तो अब सुन वे गुलाब, भूल मत जो पाई खुशबू रंगो आप, खून चूसा खाद का तूने अशिष्ट, डाल पर उतराता कैपिटलिस्ट। प्रस्तुत पंक्तियों में निराला जी के अनुसार गुलाब किसका प्रतीक है? कृषक का नहीं है, शोषित का भी नहीं है, जमींदार का नहीं है। ये जो गुलाब है वो है पूंजीपति वर्ग का, और कुकुरमुत्ता है वो है बुर्जुआ वर्ग का। अगला प्रश्न है, बींदिन में, ब्रज में, नवेलन में, बेलिन में, बनन में, बागन में बागन में बग रहे बसंत है। प्रस्तुत कविता में जो बसंत ऋतु है उसका वर्णन है वो किस कवि द्वारा किया गया है? बीथिन में, ब्रज में, नवीलन में, बेलिन में, बनन में, बागन में, बग रहे बसंत। प्रस्तुत कवि में बसंत ऋतु का वर्णन वो किस कवि द्वारा किया गया है? देव, मतीराम, पद्माकर और भूषण।
तो जो अपने ऋतु वर्णन और रस वर्णन के लिए जाना जाता है वो है रीतिबद्ध काव्य धारा के कवि। जो अपने रस और ऋतु वर्णन के लिए जाना जाता है वो है पद्माकर। और ये रीतिकाल के अंतिम प्रसिद्ध कवि रहे पद्माकर। तो पद्माकर हैं वो रीतिकाल के अंतिम प्रसिद्ध कवि रहे हैं और ये अपने रस और जो ऋतु वर्णन है उसके लिए जाने जाते हैं। इन्होंने श्रृंगार के साथ ही जो वीरात्मक काव्य वीर काव्य उसकी भी रचना की है। जगत विनोद, पद्माभरण, हिम्मत बहादुर, विरोधावली इनकी महत्वपूर्ण रचना है। और जो जगत विनोद है वो तो श्रृंगार रस का जो सार ग्रंथ है वो आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने बोला है। तो जगत विनोद, पद्माभरण, हिम्मत बहादुर, विरोधावली है वो इनकी प्रमुख रचना है। और ये अपने जो रस वर्णन और जो ऋतु वर्णन है उसके लिए जाने जाते हैं। भूषण अब रीति मुक्त काव्य धारा के प्रमुख कवि हैं शिवराज भूषण, सेवा बावनी और छत्रसाल दस्ता के वो इनकी प्रमुख रचनाएं हैं। तो बीथन में, ब्रज में, नवेलन में, बेलन में, बनन में, बागन में, बग रहे हो बसंत है जो अपने जो ऋतु वर्णन है उसके लिए जाने जाते हैं वो है पद्माकर। ये पद्माकर जो है रीतिकाल के जो अंतिम प्रसिद्ध कवि हैं उस श्रेणी में शामिल है। पद्माभरण और जगत विनोद और हिम्मत बहादुर, विरोधावली है इनकी प्रमुख रचनाएं हैं। जीवनी सार है वो किसकी आत्मकथा है? ऑप्शन है हमारे पास राजकमल चौधरी, यशपाल, मुंशी प्रेमचंद्र और बच्चन सिंह। तो जो जीवनी सार जो आत्मकथा है वो है मुंशी प्रेमचंद की। ये फैक्चुअल क्वेश्चन है कि जीवनी सार है वो किसकी आत्मकथा, वो है मुंशी प्रेमचंद की। निम्नलिखित में से कौन सा उपन्यास है वो आंचलिक नहीं है? इंटरेस्टिंग प्रश्न है। पानी के प्राचीर, मृग नयनी, बाबा बटेश्वर नाथ और मेला आंचल। तो जो मेला आंचल है वो फणीश्वर नाथ रेणु का उपन्यास है और ये फणीश्वर नाथ रेणु का पहला उपन्यास है। और ये आंचलिक उपन्यासों की जो श्रेणी है उसमें शामिल है। बाबा बटेश्वर नाथ है ये नागार्जुन का एक आंचलिक उपन्यास है। इसके अलावा जो मृग नयनी है वो आंचलिक उपन्यासों में नहीं आता है। जो मृग नयनी है इसके जो उपन्यासकार हैं वो है वृंदावनलाल वर्मा और यह है ऐतिहासिक उपन्यास के अंतर्गत आता है। ऐतिहासिक उपन्यास। तो मेला आंचल है वो फणीश्वर नाथ रेणु का उपन्यास है, यह आंचलिक उपन्यास है। बाबा बटेश्वर नाथ है वो नागार्जुन का आंचलिक उपन्यास है। मृग नयनी है वो ऐतिहासिक उपन्यास है। और जो वृंदावनलाल वर्मा है उनको बुंदेलखंड का जो चंद्रवरदायी उस नाम से भी संबोधित किया जाता है। तो कौन सा आंचलिक उपन्यास नहीं है वो है मृग नयनी, क्योंकि यह ऐतिहासिक उपन्यास है। अगला प्रश्न है एकांकी विधा है वो कितने अंकों पर आधारित है? जो एकांकी है वो नाटक से आकार से छोटी होती है और एकांकी की ये सबसे खासियत बात है कि ये केवल एक अंक है उसमें विभाजित होती है। तो जो एकांकी है वो केवल एक अंक है उसमें विभाजित रहती है। आचार्य रामचंद्र शुक्ल का निबंध संग्रह है चिंतामणि भाग 2। जो चिंतामणि है वो 4 भाग है उसमें प्रकाशित है। उसमें जो प्रथम भाग था चिंतामणि भाग 1 उसका प्रकाशन वर्ष है 1939 जिसमें कि 17 निबंध थे। और ये जो चिंतामणि भाग 2 है इसका जो प्रकाशन वर्ष है वो है 1945 और इसमें जो अन्य 3 निबंध है और ये जो 3 निबंध हैं वो आते हैं सैद्धांतिक आलोचना के अंतर्गत। ये 3 निबंध है काव्य में प्रकातिक दृश्य, काव्य में रहस्यवाद और काव्य में अभिव्यंजनावाद। तो इनके 3 निबंध हैं इसमें चिंतामणि भाग 2 में एक्स्ट्रा, काव्य में प्रकातिक दृश्य, काव्य में रहस्यवाद और काव्य में अभिव्यंजनावाद। इसका प्रकाशन वर्ष है 1945। इसके अलावा चिंतामणि जो नाम है इसके देने से पहले उन्होंने विचार वीथी जो नाम है उसके नाम से भी अपने निबंध लिखे थे। अगला प्रश्न है निम्नलिखित में से कौन सा गुण है वो अच्छी कहानी का नहीं है? इंटरेस्टिंग प्रश्न है कि निम्नलिखित में से जो कौन सा प्रश्न है वो अच्छी कहानी का नहीं है। कहानी मौलिक होनी चाहिए, ये अच्छी कहानी का गुण है। कहानी मार्मिक और हृदय स्पर्शी होनी चाहिए, ये भी है। कहानी संक्षिप्त होनी चाहिए, ये भी कहानी का गुण है। कहानी उद्देश्यहीन हो, यह कहानी का गुण है वो नहीं है। बाकी की जो तीनों के तीनों ऑप्शन है वो कहानी के गुण है। कहानी मौलिक होनी चाहिए, कहानी मार्मिक और हृदय स्पर्शी होनी चाहिए और कहानी है वो संक्षिप्त भी होनी चाहिए। अगला प्रश्न है निम्नलिखित विकल्पों में से किस कहानी को किस नाम से नहीं जाना जाता है? निम्नलिखित विकल्पों में से कहानी को किस नाम से नहीं जाना जाता? कथा, गल्प, प्रेरक प्रसंग और आख्यान। तो कहानी को कथा नाम से भी संबोधित किया जाता है, गल्प से भी, आख्यान से भी। कहानी को जो प्रेरक प्रसंग है उसके नाम से है वो संबोधित नहीं किया जाता है।
इसके अलावा जो अन्य तीनों नाम है कथा, गल्प और आख्या का, इन नामों से कहानी को संबोधित किया जाता है। अगला प्रश्न है, हिंदी का पहला समाचार पत्र कौन सा है? एक काफी मोस्ट इंपोर्टेंट प्रश्न है और कई बार एग्जाम में आया हुआ प्रश्न भी है कि हिंदी का जो पहला समाचार पत्र है वो कौन सा है। हमारे पास ऑप्शन है संवाद पोवती, हिंदी प्रदीप, उद्दंड मार्दन और प्रजा मित्र। तो हिंदी का जो पहला समाचार पत्र है वो है उद्दंड मार्दंड और इसके जो संपादक का नाम है उसका नाम है जुगल किशोर। तो हिंदी का जो पहला समाचार पत्र है वो है उद्दंड मार्दन और उसके जो संपादक हैं वो हैं जुगल किशोर। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प है वो हरिवंश राय बच्चन की आत्मकथा का नहीं? तो हरिवंश राय बच्चन है वो हिंदी में जो हालावाद हैं उसके प्रवर्तक हैं। इसके अलावा इनका जो काव्य है उस पर जो खय्यम की जो रोमाइयां हैं उनका प्रभाव है वो आता है। मधुबाला, मधुशाला और मधुकला से वो इनके प्रमुख काव्य संग्रह। इसके अलावा ये हिंदी में अपनी जो आत्मकथा है उसके लिए बड़े ही प्रसिद्ध रहे हैं और इनकी हिंदी में जो आत्मकथा है वो काफी प्रसिद्ध रही है जो कि 4 भागों में प्रकाशित है। फिर है नीर का निर्माण, फिर मेरे साथ जन्म दूर, बसेरे से दूर और क्या भूलूं क्या। तो इनका जो पहला भाग है वो है क्या भूलूं क्या याद करूं। नीर का निर्माण फिर ये दूसरा भाग है। बसेरे से दूर इनका तीसरा भाग है। इनका जो चौथा भाग है वो है 10 द्वार से सोपान तक। मेरे जो 7 जन्म है वो इनका नहीं है। तो क्या भूलूं क्या याद करूं, नीर का निर्माण, फिर बसेरे से दूर और 10 द्वार से सोपान तक, ये हरिवंश राय बच्चन की जो आत्मकथा है उसके भाग है। और जो मेरे 7 जन्म है ये है रामेश्वर कंबोज की आत्मकथा। और इसका जो चौथा भाग है इनकी आत्मकथा का वो है 10 द्वार से सोपान तक। बाकी अन्य 3 है वो ऑप्शन में है और मेरे 7 जन्म है वो है रामेश्वर कंबोज का। अगला प्रश्न है, संगीत की धुन है वो किसके द्वारा रचित साक्षात्कार है? संगीत की धुन है वो किसके द्वारा रचित साक्षात्कार है? ऑप्शन है देवेंद्र सत्यार्थी, चंद्रधर शर्मा गुलेरी, डॉक्टर नगेंद्र और अमृता प्रीतम। तो जो संगीत की धुन है वो चंद्रधर शर्मा गुलेरी है, उनके द्वारा रचित आत्मकथा है। चंद्रधर शर्मा गुलेरी हैं, इनका जो रचित साक्षात्कार वो संगीत की धुन। इसके अलावा इन्होंने जो समालोचक पत्रिका है उसके संपादन का कार्य किया था और इनके जो 2 निबंध बड़ी महत्वपूर्ण है वो है कछुआ धर्म और मारेसु मुंह कुंटा। इसके अलावा इन्होंने अपने जीवन काल में केवल 3 ही कहानी लिखी थी, सुखमय जीवन, बुद्धू का काटा और उसने कहा था। मेरी तिब्बत यात्रा का जो प्रकाशन वर्ष है, मेरी जो तिब्बत यात्रा है उसका जो लेखन का कार्य है वो राहुल सांकृत्यायन ने किया था और इसका जो प्रकाशन वर्ष है वो है 1937 और ये जो आत्मकथा है वो 5 भाग है उसमें विभाजित है और ये जो आत्मकथा है वो डायरी शैली उसमें लिखित है और इसके जो अंतिम 2 अध्याय है वो सरस्वती पत्रिका उसमें संपादित हुए थे। तो मेरी तिब्बत यात्रा का प्रकाशन वर्ष है 1937। ये 5 भाग हैं उसमें विभाजित है, लहासा से उत्तर की ओर, चार की ओर, साक्यों की ओर, जैनम की ओर, नेपाल की ओर, ये इसके 5 भाग हैं। इसका प्रकाशन वर्ष 1937 5 भागों में विभाजित है। ये डायरी शैली में लिखित है और इसके जो अंतिम 2 अध्याय है वो सरस्वती पत्रिका उसमें प्रकाशित हुए थे। अतीत के चलचित्र स्मृति की रेखा श्रृंखला की कड़ियां हैं वो किसके रेखा चित्र है? अतीत के चलचित्र स्मृति की रेखाएं श्रृंखला की कड़ियां वो किसके रेखा चित्र हैं? महादेवी वर्मा, देवेंद्र सत्यार्थी, रामवृक्ष बेनीपुरी और बाल मुकुंद गुप्त। तो ये जो सभी के सभी जो रेखा चित्र हैं वो हैं महादेवी वर्मा के। तो अतीत के चलचित्र, स्मृति की रेखाएं और श्रृंखला की कड़ियां, ये सभी जो रेखा चित्र हैं वो महादेवी वर्मा की हैं और महादेवी वर्मा वो छायावाद की एक प्रमुख कवित्री रही है और इनके जो प्रमुख काव्य संग्रह हैं वो हैं रश्मि, नीरजा, निहार, दीपशिखा और सांध्य गीत। रामवृक्ष बेनीपुरी भी हैं वो हिंदी में रेखा चित्रों के लिए काफी प्रसिद्ध हैं। माटी की मूर्तें और गेहूं और गुलाब है इनके प्रमुख रेखा चित्र। इसके अलावा जो बाल मुकुंद गुप्त है वो द्वितीय युग के प्रमुख गद्यकार और निबंधकार है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा है वो सरकारी पत्र नहीं? फैक्चुअल प्रश्न है ये कि निम्नलिखित में से कौन सा सरकारी पत्र नहीं है? अनुस्मारक, परिपत्र, अधिसूचना और आवेदन पत्र। तो जो सरकारी पत्र है वो अनुस्मारक तो होता है, परिपत्र भी है, अधिसूचना भी है,
जो आवेदन पत्र होते हैं वो सरकारी पत्र नहीं होते हैं। तो डी ऑप्शन है वो हमारा सही है। जो सरकारी पत्र है वो आवेदन पत्र नहीं होते, आवेदन पत्र है वो सरकारी पत्र नहीं है। पानी परात को हाथ छियो नहीं, नैनन को जल सा पग धोएं। प्रस्तुत पंक्ति में कौन सा अलंकार है? पानी परात को हाथ छुओ नहीं, नैनन के जल सा पग धोएं। प्रस्तुत पंक्ति में कौन सा अलंकार है? दृष्टांत अलंकार, अनियुक्ति अलंकार, अतिशयुक्ति अलंकार, उत्प्रेक्ष अलंकार। पानी परात को हाथ छियो नहीं, नैनन के जल सा पग दो, इसमें जो अलंकार है वो है अतिशयुक्ति अलंकार। जब हम किसी भी बात को बहुत ही बड़ा चढ़ाकर प्रस्तुत करते हैं तो वहां पर जो अलंकार होता है वो होता है अतिशयुक्ति अलंकार। तो इसमें क्लियर नजर आ रहा है पानी परात को हाथ छियो नहीं, नैनन के जल सा पग धोएं। तो इसमें जो अलंकार होगा वो हो अतिशयुक्ति अलंकार। अगला प्रश्न है, सूर्य डूब गया इस वाक्य में निहित शब्द शक्ति। तो जो शब्द शक्तियां होती हैं, जो शब्दों में जो निहित जो शक्तियां होती हैं, जो अर्थ होती हैं, उन्हीं को हम शब्द शक्तियां बोलती हैं। और ये 3 प्रकार की होती हैं, अभिधा, लक्षणा और व्यंजना। अभिधा, लक्षणा और व्यंजना वो 3 प्रकार की शब्द शक्तियां होती हैं। और जो सूर्य डूब गया है फिर साथ तो शब्द शक्ति होती ही नहीं है, अभिधा नहीं है इसमें, लक्षणा भी नहीं, इसमें जो शब्द शक्ति होगी वो होगा व्यंजना। तो जो सूर्य जो डूब गया उसमें जो शब्द शक्ति है वो है व्यंजना शब्द शक्ति। अगला प्रश्न है, विभानुभाव संचारी संयोगादर्श निष्पत्ति, यह निष्पत्ति किसके द्वारा उद्धृत की गई है? विभानुभाव संचारी संयोगादर्श निष्पत्ति, ये बड़ा ही महत्वपूर्ण कोटेशन है और कई एग्जाम में बड़ा ही महत्वपूर्ण, और इससे प्रश्न वो हमेशा आते हैं। विभानुभाव व्यवचारी संयोगादर्श दर्शा निष्पत्ति, ये जो किसके द्वारा उद्धृत है? चाणक्य के द्वारा नहीं है, कालिदास के द्वारा भी नहीं, हर्ष के द्वारा भी नहीं। ये जो पंक्तियां हैं वो भरत मुनि के जो नाट्य शास्त्र हैं उसमें उल्लेख है। तो भरत मुनि ने अपने जो नाट्य शास्त्र ग्रंथ है, जिसको पंचम वेद की उपाधि से भी संबोधित किया जाता है, तो उसी में उन्होंने बोला विभानुभाव व्यवचारी संयोगादर्श निष्पत्ति। अगला प्रश्न है, तदापि तदोसी शब्दार्थी सगुणावलंकृति पुनः क्यापि। तदोसी शब्दार्थी सगुणावलंकृति पुनः क्यापि। काव्य दोष की ये पंक्तियां हैं वो किसके द्वारा दी गई हैं? ऑप्शन हैं भामह, मम्मट, दंडी और भरत। तो भामह के द्वारा ये काव्य पंक्तियां नहीं है, दंडी के द्वारा भी नहीं है, भरत के द्वारा भी नहीं है। ये जो पंक्तियां हैं काव्य दोष की वो है मम्मट के द्वारा। तो मम्मट की ये पंक्तियां हैं, तदोसी शब्दार्थो सगुणावलंकृति पुनः क्यापि। अगला प्रश्न है, शब्दों के जिस व्यापार से जिस व्यापार से मुख्य और लक्ष्य अर्थ से भिन्न अर्थ की प्रतीति हो उसे क्या कहते हैं? बड़ा इंटरेस्टिंग प्रश्न है। शब्दों के जिस व्यापार से मुख्य और लक्ष्य अर्थ से भिन्न अर्थ की प्रतीति हो उसे क्या कहते हैं? लक्षणा शब्द शक्ति, व्यंजना, अभिधा शब्द शक्ति और रूढ़ा। तो जो शब्दों के जिस व्यवहार से मुख्य, जहां पर मुख्य होता है और लक्ष्य अर्थ से भिन्न जो अर्थ की प्रतीति होती है वहां पर होती है व्यंजना शब्द शक्ति। तो जहां पर लक्ष्य होगा वहां पर लक्षणा, और जहां पर मुख्य बिल्कुल बात सीधी होती है वहां पर अभिधा, और इन दोनों से अर्थ की जो अर्थ की प्रतीति होती है उस वहां पर होता है व्यंजना शब्द शक्ति। अगला प्रश्न है, राजभवन के अंदर महिलाओं का निवास। तो राजभवन के अंदर जो महिलाओं का निवास है उपरोक्त वाक्यांश के लिए जो सही शब्द कौन सा है? तो राज्य भवन के अंदर जो महिलाओं का निवास है उसके लिए जो सही वाक्यांश है सभागृह नहीं होता है, छावनी सैनिकों के लिए होती है, अंतरिक्ष भी नहीं होता है। तो जो अंतःपुर है वो इसके लिए जो सही शब्द का प्रयोग होता है कि राजभवन के अंदर जो महिलाओं का जो निवास है वो अंतःपुर है, वो कहलाता है। अगला प्रश्न है, निम्न विकल्प में से समझ का तत्सम शब्द क्या है? यहां पर है समझ। निम्नलिखित विकल्प में समझ का तत्सम शब्द है वो क्या है? तो निम्नलिखित विकल्प में समझ का जो तत्सम शब्द है वो क्या है? ऑप्शन से हमारे पास बोध, स्मरण, संबुद्धि, संस्मरण। तो समझ से बोध तो नहीं होगा, संस्मरण भी नहीं, स्मरण भी नहीं। तो जो संबुद्धि है वो सही अर्थ है। तो जो समझ का जो सही तत्सम अर्थ निकलेगा वो बनेगा संबुद्धि। अगला प्रश्न है, वे शब्द जो संस्कृत से उत्पन्न हुए हैं उन्हें क्या कहते हैं? तो वे शब्द जो संस्कृत से उत्पन्न हुए हैं और उन्हें ज्या का त्यों या वो हिंदी में ले लिया जाता है उनको हम बोलते हैं, उनको वे शब्द
जो संस्कृत से उत्पन्न हुए हैं और उनको ज्यों का त्यों संस्कृत में ले लिया जाता है, उनको बोलते हैं तत्सम शब्द। वे शब्द जो संस्कृत से उत्पन्न हुए हुए हैं और उनको थोड़े बहुत परिवर्तन के साथ हिंदी में उपयोग किया जाता है, उनको हम बोलते हैं तद्भव शब्द। तो इस तरीके से ये आंसर है वो क्लियर होगा। अगर संस्कृत से उत्पन्न हुए हैं, ज्यों का त्यों हमने ले लिया तो वो तत्सम है, तत्सम ऑप्शन में नहीं है। और अगर परिवर्तित रूप में उसका प्रयोग कर लिया तो वो तद्भव शब्द ऑप्शन में हमारे पास है, तो सही उत्तर होगा तद्भव। संविधान के किस अनुच्छेद में भारतीय भाषाओं की शब्द संपदा को हिंदी में आत्मसात किया जाना चाहिए ताकि वह भारत की सामाजिक संस्कृति का अभिव्यक्ति माध्यम बन सके? तो भारतीय संविधान का जो भाग 17 है उसमें राजभाषा से संबंधित प्रावधान है अनुच्छेद 343 से 51 तक। तो भारतीय संविधान का जो भाग 17 है उसमें अनुच्छेद 343 से 351 तक राजभाषा से संबंधित प्रावधान है। तो उन्हीं में से एक प्रावधान है, संविधान के किस अनुच्छेद में यह प्रावधान है कि भारतीय भाषाओं की शब्द संपदा को, भारतीय भाषाओं की शब्द संपदा को हिंदी में आत्मसात किया जाना चाहिए ताकि वह भारत की सामाजिक संस्कृति की अभिव्यक्ति का माध्यम बन सके? ऑप्शन है अनुच्छेद 14, अनुच्छेद 250, अनुच्छेद 351, अनुच्छेद 14 का। तो ये जो बात कही गई है वो कही गई है अनुच्छेद 351। तो अनुच्छेद 351 में यह लिखित है कि भारतीय भाषाओं की शब्द संपदा को हिंदी में आत्मसात किया जाना चाहिए ताकि वह भारत की सामाजिक संस्कृति की अभिव्यक्ति का माध्यम बन सके। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा माध्यम है वो जनसंचार के अंतर्गत नहीं आता है? निम्नलिखित में से कौन सा माध्यम है वो जनसंचार के अंतर्गत नहीं आता? ऑप्शन है रेडियो, संचार उपग्रह, डाक प्रणाली और कैमरा। तो जो संचार उपग्रह जनसंचार के अंतर्गत आएगा उसमें रेडियो आता है, संचार उपग्रह भी आते हैं, डाक प्रणाली भी महत्वपूर्ण है। जो कैमरा है वो जनसंचार के अंतर्गत है, वो नहीं आता है। तो जनसंचार के अंतर्गत जो नहीं आता वो है कैमरा। अगला प्रश्न है, विज्ञापन की जो भाषा है वो किस प्रकार की नहीं होनी चाहिए? विज्ञापन की भाषा किस प्रकार की नहीं होनी चाहिए? हमारे पास ऑप्शंस हैं, लोक लुभावन और प्रभावकारी। ये बिल्कुल विज्ञापन की जो भाषा है वो होनी चाहिए, क्योंकि लोक लुभावन और प्रभावकारी होती है तभी लोग है वो ज्यादा अट्रैक्ट होती हैं किसी भी विज्ञापन के ऊपर। ये ऑप्शन है सही है। मनोहारी और आकर्षित, ये बात भी सही है। स्मरणीय और सारगर्भित, ये बात भी होनी चाहिए, क्योंकि लोगों की जो मनुस्मृति में और जो मनोमस्तिष्क में जब चीज रहती है तो वो उसके प्रति आकर्षित होते। अतिशयोक्तिपूर्ण बनावटी नहीं होनी चाहिए। अगर अतिशयोक्ति और बनावटीपूर्ण अगर विज्ञापन की भाषा होगी तो लोग हैं उसके प्रति ज्यादा आकर्षित नहीं होंगे और उसका कोई विज्ञापन है उसका औचित्य है वो कोई नहीं रह जाएगा। तो विज्ञापन की जो भाषा वो नहीं होनी चाहिए, वो होनी चाहिए नहीं होनी चाहिए अतिशयोक्तिपूर्ण बनावटीपूर्ण। अधिकार पत्र अथॉरिटी लेटर है वो किसके पास होता है? अधिकार पत्र अथॉरिटी लेटर है वो किसके पास होता है? हमारे पास ऑप्शंस हैं, उद्घोषक के पास, श्रोता के पास, संवाददाता के पास और कलाकार के पास। तो जो अधिकार पत्र है, जो अथॉरिटी लेटर है वो उद्घोषक के पास है वो नहीं होता है, श्रोतक के पास भी नहीं, कलाकार के पास भी नहीं। तो जो अथॉरिटी लेटर है अधिकार पत्र वो होता है संवाददाता के पास। तो जो अथॉरिटी लेटर है, जो अधिकार पत्र वो होता है संवाददाता के पास। अगला प्रश्न है, दूरदर्शन के लक्ष्य के संदर्भ में कौन सा विकल्प है वो गलत है? दूरदर्शन, हम सभी दूरदर्शन देखते हैं, अब तो खैर इसकी जो लोकप्रियता वो समय के साथ कम होती जा रही है। तो दूरदर्शन के लक्ष्य में कौन सा विकल्प गलत है? कौन सा विकल्प गलत है, ये देखने वाली बात होती है कि कौन सा विकल्प सही देखना है, कौन सा विकल्प गलत है। पता चले कि हमने ऑप्शन को पढ़ लिया और सही और गलत वो देखा ही नहीं, तो कोई हमारी जो तैयारी है उसको कोई औचित्य नहीं रह जाएगा। जन सामान्य में वैज्ञानिक चेतना का विकास करना, ये ऑप्शन सही है। जब हम जन सामान्य में वैज्ञानिक चेतना का विकास करते हैं, दूरदर्शन का एक लक्ष्य है वो होता है। पर्यावरण को संतुलित बनाए रखना, ये भी सही है। खेलकूद में लोगों की रुचि बनाए रखना, ये तीनों के तीनों ऑप्शन है वो दूरदर्शन के लक्ष्य होते हैं। जन सामान्य में वैज्ञानिक चेतना का विकास करना, पर्यावरण को संतुलित बनाए रखना और खेलकूद में लोगों की रुचि बढ़ाना। और राष्ट्रीय एकता और अखंडता को भंग करना, ये दूरदर्शन के संदर्भ में बिल्कुल गलत है, क्योंकि दूरदर्शन का एक कभी भी जो लक्ष्य है वो नहीं होगा राष्ट्रीय एकता और अखंडता को भंग करना, जबकि राष्ट्रीय एकता और अखंडता को बनाए रखना और उसको शोधन करना वो दूरदर्शन का वो लक्ष्य वो होता है। जयशंकर प्रसाद की किस काव्य कृति को छायावाद का उपनिवेशद भी कहा जाता है? तो जो जयशंकर प्रसाद है वो छायावाद के एक प्रमुख कवि हैं और एक प्रमुख नाटककार भी रहे, और हिंदी नाटक का जो विकास क्रम है
और उसका जो विभाजन है वो जयशंकर प्रसाद पूर्व, जयशंकर प्रसाद युग और जयशंकर प्रसादोत्तर युग है उससे किया जाता है। और इसके अलावा उन्होंने जो काव्य लेखन है उसमें भी बड़ा महत्वपूर्ण योगदान दिया है। इनके प्रमुख काव्य संग्रह वो है आंसू, लहर, झरना और कामायनी। तो जयशंकर प्रसाद की जो काव्य कृति है वो झरना, आंसू, लहर, कामायनी है। इनमें से जो छायावाद का जो उपनिषद है वो बोला जाता है कामायनी को। ये जो कामायनी है इसका जो प्रकाशन वर्ष है वो है 1935 और 36, दोनों मिलता है, कई जगह 1935 मिलता है, कई जगह 1936। और ये जो कामायनी है वो 15 सर्गों में विभाजित है और इसे आधुनिक हिंदी का एक महत्वपूर्ण काव्य भी बोला जाता है। और छायावाद का उपनिषद है वो इसकी जो संज्ञा देती है वो है देती है इसे शांतिप्रिय द्विवेदी। तो छायावाद का उपनिषद की जो संज्ञा है वो शांतिप्रिय द्विवेदी देते हैं और इसका प्रकाशन वर्ष 1935 से 36 और ये 15 सर्गों में विभाजित है। और इसका जो दर्शन है वो शैव दर्शन, आनंद दर्शन या जो प्रतिविज्ञा दर्शन है वो कहलाता है। अगला प्रश्न है, इसकी बड़ी महत्वपूर्ण पंक्तियां जो शैव दर्शन को करने के लिए समरस थे जड़ या चेतन, सुंदर साकार बनाता, चेतनता एक बलस्ती, आनंद अखंड घनाता, ज्ञान दूर कुछ क्रिया भिन्न है, क्यों इच्छा हो पूरी मन की, एक दूसरे से मिल ना सके, यही विडंबना है जीवन की। तो जयशंकर प्रसाद किस कृति को छायावाद को उपनिषद बोला जाता है वो है कामायनी और इस बात को बोला है शांतिप्रिय द्विवेदी ने। अगला प्रश्न है, रामचरितमानस का जो सबसे बड़ा कांड है वो कौन सा है? तो रामचरितमानस है वो एक प्रमुख महाकाव्य है जो कि अवधी भाषा है उसमें लिखित है। और ये जो रामचरितमानस है वो 7 कांडों में उसमें विभाजित है। बाल कांड, अयोध्या कांड, अरण्य कांड, किष्किंधा कांड, सुंदर कांड, लंका कांड, उत्तरकांड, ये सब उसके क्रम है जो 7 कांड है। तो इसका जो सबसे बड़ा जो कांड है वो है बालकांड। ये जो बालकांड है वो सबसे बड़ा है। इस प्रश्न में पूछा कि सबसे बड़ा, आगे चल के आपसे भी पूछा जा सकता है कि सबसे छोटा है, तो इसका जो सबसे छोटा है वो किष्किंधा कांड है। बालकांड है वो सबसे बड़ा है और किष्किंधा कांड है वो सबसे छोटा है। अगला प्रश्न है, बीजक नाम से कबीर की संकलन है वो किसने किया है? तो कबीर है वो निर्गुण ज्ञानेश्वरी जो काव्य धारा है उसके प्रमुख कवि हैं। कबीर ने कोई भी ग्रंथ नहीं लिखा था, उन्होंने जो अपनी बातें हैं वो मौखिक रूप में बोली थी। बाद में चल के उनके जो शिष्य होती हैं धर्मदास, वो उनका जो कविता या जो पंक्तियां होती हैं उसका संकलन या संपादित करते हैं बीजक नाम से। और ये जो बीजक है वो 3 भागों में विभाजित है, साखी, शबद और रमैनी। तो जो बीजक की जो संपादन का कार्य है वो कबीर के शिष्य वो धर्मदास ने किया था। और ये जो बीजक है उसके जो कुछ पद है वो गिरु ग्रंथ साहिब है उसमें भी संकलित हैं और ये 3 भागों में विभाजित है, साखी, शबद और रमैनी। अगला प्रश्न है, उत्तरकांड के अनुसार काकभूषुंडी और गरुड़ जी ने गरुड़ से कितने प्रश्नों के उत्तर दिए थे? उत्तरकांड के अनुसार काकभूषुंडी जी ने गरुड़ जी के कितने प्रश्नों के उत्तर दिए थे? जब रामचरितमानस का जब अंतिम वो है उत्तरकांड, तो उसमें काकभूषुंडी और गरुड़ संवाद है। तो उन्होंने उनके जो 7 प्रश्न पूछे थे, उनके जो 7 प्रश्न है उनका जवाब दिया था। उसमें कुछ प्रश्न है कि सबसे बड़ा दुख है वो कौन सा है, तो उसका जवाब मिलता है कि नहीं दरिद्र सम दुख जग माही। फिर वो बोलते हैं कि सबसे बड़ा सुख कौन सा है, तब वो बोलते हैं संत मिलन सम सुख नाही। तो इसी प्रकार के जो प्रश्न वो पूछते हैं वो काकभूषुंडी गरुड़ जी, और उसका जो उत्तर है वो देते हैं काकभूषुंडी। उसमें से कुछ प्रश्न है वो सबसे बड़ा दुख है वो कौन सा, तो वो बोलते हैं नहीं दरिद्र सम दुख जग माही। सबसे बड़ा सुख कौन सा है, तो वो बोलते हैं कि संत मिलन सम सुख नाही। इन 7 में से ये 2 थे। तो ये जो कितने प्रश्नों के उत्तर दिए थे वो दिए थे 7 प्रश्न। राग दरबारी, ये जो राग दरबारी है वो एक प्रमुख उपन्यास है और इसके जो लेखक हैं वो हैं श्रीलाल शुक्ल। इसमें आज़ादी के बाद जो गांव की जो दुर्दशा है और वहाँ का जो जिस प्रकार का राजनीतिक जो वातावरण है वो किस प्रकार खराब हो गया है और हमारी जो शिक्षा व्यवस्था है वो किस प्रकार है वो मृत्यु सैया पर जो खराब हो गई है उसका जो चित्रण है वो राग दरबारी उपन्यास में जो व्यंग्यात्मक लहजे उसमें किया गया। तो राग दरबारी उपन्यास की एक बड़ी खासियत है कि इसमें जो आज़ादी के बाद की भारत की जो राजनीतिक और जो सामाजिक समस्याएं हैं उसका बड़ा राजनीतिक जो सामाजिक और जो शैक्षणिक समस्या है उसका बड़ा ही मार्मिक चित्रण वो राग दरबारी उपन्यास में किया गया और इसमें जो हास्य और व्यंग्यात्मक शैली है उसका प्रयोग किया गया। और राग दरबारी का जो प्रकाशन वर्ष है वो है 1968
और राग दरबारी के लिए श्रीलाल शुक्ल है उसको उनको साहित्य अकादमी पुरस्कार है उससे भी संबोधित किया गया था। उपन्यास राग दरबारी में यह कथन किसने कहा है? उपन्यास राग दरबारी, अगला प्रश्न है इसी से। उपन्यास राग दरबारी में यह कथन किसने कहा है कि सीआईडी यह किस चिड़िया का नाम है? हमारे पास ऑप्शन है कुशवर प्रसाद, रंगनाथ शनिचर और बद्री पहलवान। कुशवर प्रसाद, रंगनाथ शनिचर और बद्री पहलवान। तो ये कथन है उपन्यास है राग दरबारी में, तो ये जो कथन है सीआईडी है वो किस चिड़िया का नाम है? ये जो कथन है वो है रंगनाथ का। और रंगनाथ है वो इतिहास विषय है, उससे पीएचडी का कार्य है वो कर रहा होता है। तो आगे चल के ये भी पूछा जा सकता है कि रंगनाथ है वो इतिहास विषय में पीएचडी है वो कार्य कर रहा होता है। तो जब वो ट्रक वाले से बात कर रहा होता है तब वो बोलता है कि सीआईडी है वो किस चिड़िया का नाम है। अगला प्रश्न है गोदान उपन्यास में निम्न संवाद है किसके बीच? गोदान उपन्यास है उसके लेखक है जिनको उपन्यास सम्राट की संज्ञा दी जाती है मुंशी प्रेमचंद, और इसका जो प्रकाशन वर्ष है वो है 1936। इसके अलावा ये 36 भाग है उसमें विभाजित है। तो गोदान उपन्यास में संवाद है उसके किस किस के बीच हुआ है ये हमको देखना है। नहीं दादा आपकी भूसा अच्छा हो गया था, नहीं दादा आपकी भूसा अच्छा हो गया था, मैंने तुमसे नाहक भूसे की चर्चा की, तुम ना कहते और पीछे से मुझे मालूम होता तो मुझे बड़ी रेज होता कि तुमने मुझे इतना गैर समझ लिया। अवसर पड़ने पर भाई की मदद भी ना करें तो काम कैसे चले? एक बार हम फिर से कथनों को पढ़ते हैं। नहीं दादा अब की भूसा अच्छा हो गया था, मैंने तुमसे नाहक भूसे की चर्चा की, तुम ना कहते और पीछे से मुझे मालूम होता तो मुझे बड़ा रेज होता कि तुमने मुझे इतना गैर समझ लिया। अवसर पड़ने पर भाई की मदद भी ना करे तो काम कैसे चले? होरी और धनिया, भोला और होरी, मालती और भोला और गोबर हीरा। तो ये जो कथन है वो है भोला और होरी के बीच में। जब भोला और होरी के बीच में दोनों के बीच में चर्चा होती है गाय के लेन देन को लेकर, तब वो भोला बोलता है कि अभी क्या भूसा मेरे पास नहीं होता, तब होरी बोलता है कि मेरे पास भूरा है वो रखा हुआ तुम ले लो। तो ये जो चर्चा है उन्हीं के बीच की है, भोला और होरी के बीच में। श्रीलाल शुक्ल जी के किस उपन्यास में सिपालगंज की संस्कृति एवं यथार्थ जीवन का चित्रण है वो किया गया? तो जो श्रीलाल शुक्ल जी का जो उपन्यास है राग दरबारी उसमें एक गांव है सिपालगंज, तो उसी की जो संस्कृति एवं यथार्थ है उसके जीवन का चित्रण किया गया वो किया गया है राग दरबारी में। तो श्रीलाल शुक्ल के उपन्यास राग दरबारी में वो सिपालगंज की जो संस्कृति एवं यथार्थ जीवन है उसका चित्रण है वो किया गया है। और यहाँ पर जो राग दरबारी है उसका जो मतलब है वो उसमें जो प्रमुख पात्र हैं उनकी जो बैठक है उससे संबंधित है। निम्नलिखित में से कौन सी रचना है वो हरिशंकर परसाई की रही हैं? हरिशंकर परसाई हैं वो हिंदी के एक प्रमुख व्यंगकार रहे हैं और उन्होंने अपनी व्यंग्य रचनाओं के माध्यम से सामाजिक राजनीतिक जो आर्थिक विषय है उनका बड़ा ही मार्मिक किया है और जो व्यवस्था है उसमें सुधार का वो आह्वान का प्रयास किया है। तो हरिशंकर परसाई, और इसके अलावा इन्होंने जो हरिशंकर परसाई है उन्होंने जबलपुर से जो वसुधा पत्रिका है उसके प्रकाशन का कार्य भी किया था। तिरछी रेखाएं, भोलाराम का जीव, विकलांग श्रद्धा का दौर, गलता लोहा। तो तिरछी रेखाएं वो हरिशंकर परसाई की रचना बिल्कुल सही है। भोलाराम का जीव ये भी सही है क्योंकि इसमें जो अफसरशाही और जो भ्रष्टाचार है उस पर बड़ा ही मार्मिक व्यंग किया गया। विकलांग श्रद्धा का दौर ये भी इन्हीं की रचना है हरिशंकर परसाई की। इसमें जो गलता लोहा ये हरिशंकर परसाई की रचना नहीं है बल्कि ये गलता लोहा कहानी है और इसकी जो कहानीकार है वो है शेखर जोशी। शेखर जोशी हैं वो नई कहानी आंदोलन के प्रमुख कहानीकारों में से एक हैं और गलता लोहा भी इनकी बड़ी महत्वपूर्ण कहानी है। इसके अलावा कोसी का घटवार और दाज्यू है वो इनके प्रमुख कहानी संग्रह भी है शेखर जोशी के। अगला प्रश्न है बाल मुकुंद गुप्त द्वारा रचित विदाई संभाषण वो साहित्य की कौन सी विधा में लिखा गया? तो बाल मुकुंद गुप्त ने जो निबंधों का संग्रह लिखा है 1903 के 3 से लेकर 1907 और उसका जो नाम है वो है शिव शंभू के चिट्ठे। और ये जो शिव शंभू की जो चिट्ठे हैं इनकी जो संख्या है वो है 14। तो बाल मुकुंद गुप्त ने 1903 से लेकर 1907 में भारत मित्र पत्रिका में अपने जो निबंध की लेखकों की परंपरा है, हास्य और व्यंग्य विधा है, उसमें जो लाड़ कर्जन है उसकी जो व्यवस्था है उस पर व्यंग किया गया है। और इन जो चिट्ठों की जो संख्या है वो लिखे गए थे शिव शंभू शर्मा के नाम से और इन जो चिट्ठों की जो संख्या है वो है 14। उसी के अंतर्गत एक चिट्ठा है विदाई संभाषण
जब लाड़ कर्जन का को है, जब लाड़ कर्जन का ट्रांसफर हो जाता है और उनको आगे ज्वाइनिंग नहीं दी जाती है, तो जब लाड़ कर्जन भारत से जा रहे होते तो उसी पर उन्होंने लिखा है विदाई संभाषण। और ये जो इसकी जो विदा है वो है व्यंग विदा। तो बाल मुकुंद गुप्त ने जो भारत में पत्रिका है उसमें जो निबंध होगी जो श्रृंखला प्रारंभ की थी, वो उसका नाम था शिव शंभू की चिट्ठी, और उनमें चिट्ठों की संख्या है 14। उसमें से एक है विदाई संभाषण और इसकी जो विदा है वो है व्यंग विदा। अगला प्रश्न है, महादेवी वर्मा द्वारा रचित, महादेवी वर्मा द्वारा रचित मेरे बचपन के दिन में प्रोफेसर मनोहर शर्मा है, वो किस यूनिवर्सिटी के वाइस चांसलर थे? तो महादेवी वर्मा द्वारा रचित मेरी बचपन के दिन ये एक प्रमुख संस्मरण है। मैं प्रोफेसर मनमोहन शर्मा किस यूनिवर्सिटी के वाइस चांसलर थे? श्रीनगर, कुल्लू, मनाली और जम्मू। तो वाइस चांसलर थे वो श्रीनगर के नहीं थे, कुल्लू के भी नहीं, मनाली के भी नहीं, वो जो वाइस चांसलर थे वो थे जम्मू के। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सी रचना है वो हजारी प्रसाद द्विवेदी जी की नहीं है? हजारी प्रसाद द्विवेदी जी हैं वो हिंदी की एक प्रमुख हिंदी साहित्य इतिहास के लेखन होने के साथ जो ललित निबंध परंपरा है उसकी एक मूर्धन्य है। और हिंदी में जो व्यवस्थित रूप से ललित निबंधों की जो शुरुआत है वो आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी जी से मानी जाती है। अगर इनकी जो निबंध है, एक अशोक के फूल है वो इनका बड़ा ही महत्वपूर्ण निबंध है, शीरीष के फूल भी, कल्पलता भी, जूही के फूल है वो इनका जो निबंध है वो नहीं है, यानी कि रचना है वो नहीं है। तो जूही की फूल है वो आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी जी की जो रचना है वो नहीं है। अगला प्रश्न है, दीपदान एकांकी में उदय सिंह को चित्तौड़ का सूरज है वो किसने कहा है? तो दीपदान जो एकांकी है वो डॉक्टर रामकुमार वर्मा की एक महत्वपूर्ण एकांकी है। तो दीपदान एकांकी की जो एकांकीकार है वो है डॉक्टर रामकुमार वर्मा। और उसमें उदय सिंह को चित्तौड़ का सूरज है वो किसने कहा है? ऑप्शन है सोना, पत्राधाय, सामती और कीरत। तो इसमें उदय सिंह को चित्तौड़ का जो सूरज है वो कहते हैं पत्राधाय। तो जो दीपदान एकांकी है उसमें जो उदय सिंह को चित्तौड़ का जो सूरज है वो बोलते हैं पत्राधाय। अगला प्रश्न है, मेरी तिब्बत यात्रा या वृत्तांत किस शैली में लिखा गया है? तो मेरी जो तिब्बत यात्रा है इसके जो यात्रा वृत्तांतकार है वो है राहुल सांकृत्यायन। और ये जो इसका जो प्रकाशन वर्ष है वो है 1937 में। और ये जो है 5 भागों में विभाजित है, नेपाल से उत्तर की ओर, नेपाल से उत्तर की ओर, चार की ओर, साक्यों की ओर, जैनम की ओर, वो है नेपाल की ओर। और ये जो है वो 5 भागों में विभाजित है और उसका जो प्रकाशन वर्ष है वो 1937। और ये जो मेरी तिब्बत यात्रा वृत्तांत है वो डायरी शैली है उसमें लिखा गया है। तो मेरी जो तिब्बत यात्रा है वो किस में लिखा गया है? वो लिखा गया है डायरी शैली में। गलता लोहा है वो किस साहित्यकार द्वारा रचित कहानी है? शेखर कपूर, शेखर जोशी, ममता कालिया और राजेंद्र यादव। तो जो गलता लोहा है किस साहित्यकार द्वारा? तो गलता लोहा है वो शेखर जोशी है, उनके द्वारा रचित कहानी है। इसके अलावा जो शेखर जोशी के जो अन्य कहानी संग्रह है उसमें दाजियू और कोसी का गढ़वार वो शामिल है। राजेंद्र यादव है वो हिंदी जो नई कहानी आंदोलन है उसकी त्रयी में शामिल है। हिंदी जो नई कहानी आंदोलन है उसकी 3 त्रयी माने जाते हैं, एक राजेंद्र यादव, कमलेश्वर और मोहन राकेश। अगला प्रश्न है, धर्मवीर भारती के गीति नाट्य अंधा युग में कौन सा पात्र नहीं है? धर्मवीर भारती का एक महत्वपूर्ण गीति या काव्य नाट्य है वो है अंधा युग। और इसका जो प्रकाशन वर्ष है वो है 1955 से लेकर 1956। तो इसमें जो पात्र नहीं है कृपाचार्य, अश्वत्थामा, योत्सी और अंगद। तो इसमें जो कृपाचार्य है वो पात्र है, अश्वत्थामा भी है, योत्सी भी है। तो इसमें जो अंगद है वो कहीं पर भी पात्र नहीं है। तो धर्मवीर भारती के जो गीति नाट्य हैं वो उसमें जो पात्र नहीं है वो है अंगद। और जो धर्मवीर भारती हैं वो दूसरे सप्तक के एक महत्वपूर्ण कवि हैं। अगला प्रश्न है, राम की शक्ति पूजा में राम किसकी आराधना करते हैं? राम की जो शक्ति पूजा है इसका प्रकाशन वर्ष है 1936। और ये महाकाव्यात्मक औदात्य से संपृक्त कविता है। और इसी कविता के आधार पर जो राम की शक्ति पूजा उसको डॉक्टर राम स्वरूप चतुर्वेदी अपनी पुस्तक हिंदी साहित्य और संवेदना के विकास में शक्ति काव्य के रूप में छायावाद को प्रतिपादित भी करते हैं। तो राम की शक्ति पूजा में जो कविता में राम है वो उपासना करते हैं वो है शक्ति की। कविता की पंक्तियां भी हैं, शक्ति की करो मौलिक कल्पना, करो पूजन, छोड़ दो समर जब तक सिद्धि ना हो रघुनंदन, आराधन का दृढ़ आराधन से दो उत्तर। तो राम की शक्ति पूजा कविता महाकाव्यात्मक औदात्य से समृद्ध कविता है। इसका प्रकाशन वर्ष है 1936। और इसमें जो राम है वो किसकी आराधना करते हैं? वो करते हैं शक्ति की।
उसमें पंक्तियां हैं, आराधन का दृढ़ आराधन से दो उत्तर, शक्ति की करो मौलिक कल्पना करो पूजन, छोड़ दो समर जब तक सिद्धि ना हो रघुनंदन। अगला प्रश्न है, माखनलाल चतुर्वेदी की एक बड़ी महत्वपूर्ण कविता है कैदी और कोकला। माखनलाल चतुर्वेदी की एक महत्वपूर्ण कविता है, वो है कैदी और कोकला। ये जो कैदी और कोकला है, वो माखनलाल चतुर्वेदी ने जब जबलपुर सेंट्रल जेल में थे, तो उसमें जो कैदियों की किस प्रकार जो दुर्गति हो रही है और कैदियों के साथ किस प्रकार का खराब व्यवहार किया जाता है, और भारत की स्वाधीनता आंदोलन है उसका जो वर्णन है वो किया गया, और साथ ही जो भारत है वो किस प्रकार आज़ादी के लिए लालायित है उसका वर्णन है वो कैदी और कोकला कविता है उसमें किया गया है। और ये जो कविता है वो उन्होंने लिखी थी जबलपुर सेंट्रल जेल में। अगला प्रश्न है, कविता के बहाने, एक कविता के बहाने है, यह कुंवर नारायण की एक प्रमुख कविता है, और कुंवर नारायण है वो तीसरे सप्तक है उसके प्रमुख कवि हैं। कुंवर नारायण ने दो बड़े महत्वपूर्ण प्रबंध काव्य लिखे हैं, एक है आत्मजयी और बाज सरवा के बहाने। तो कविता के बहाने जो कविता है उसके जो लेखक हैं वो है कुंवर नारायण, और इसमें कविता है वो किसका खेल है, बच्चों का, चिड़िया का, शब्दों का और फूलों का। तो बच्चों का नहीं, चिड़िया का भी नहीं, फूलों का भी नहीं, तो इसमें जो कविता है वो शब्दों का खेल है वो बोलते हैं। तो कविता के माने कविता है वो कुंवर नारायण की, और इसमें जो कविता है वो शब्दों का खेल है। अगला प्रश्न है, बच्चे काम पर जा रहे हैं मैं सारी गेंदें कहाँ गिर गई। बच्चे काम पर जा रहे हैं मैं सारी गेंदें कहाँ गिर गई, तालाब में, अंतरिक्ष में, नदी में और समुद्र में। ये जो है तालाब में, अंतरिक्ष में, नदी में और समुद्र में। बच्चे काम पर जा रहे हैं, एक जो कविता है वो है राजेश जोशी की, और इसमें जो सारी जो गेंदें हैं वो कहाँ पर गिर जाती हैं, वो गिर जाती हैं अंतरिक्ष में। अगला प्रश्न है, फैक्चुअल प्रश्न था ये, आत्मा का ताप रचना में रजा ड्राइंग अध्यापक की नौकरी कहाँ करना चाहता। तो जो आत्मा का ताप है वो सैयद हैदर रजा की जो आत्मकथा है उनकी आत्मकथा है, और इसमें जो एक कलाकार है उनकी जो मारम की जो व्यथा है और ये जो कलाकार का जो सृजन कर्म है उसको है प्रतिपादित है वो आत्मा का ताप में उन्होंने किया है। तो इसमें रचना में रजा, सैयद हैदर रजा वो ड्राइंग अध्यापक की नौकरी कहाँ करना चाहता था, अकोला, कोल्हापुर, मुंबई और कल्याण। तो वो जो नौकरी करना चाहते थे वो तो करना चाहते थे मुंबई में। तो सैयद हैदर रजा की जो आत्मकथा है आत्मा का ताप, उसमें जो ड्राइंग अध्यापक की जो नौकरी है वो कहाँ पर करना चाहती थी, वो मुंबई में। अगला प्रश्न है, कविता एक बूंद में किसकी गोद में निकलकर आगे बढ़ी। कविता एक बूंद, एक जो बूंद कविता है, एक कविता है अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिओद की, और इनका एक बड़ा ही महत्वपूर्ण महाकाव्य है प्रिय प्रवास, जो कि आधुनिक खड़ी बोली का प्रमुख महाकाव्य की संज्ञा दी जाती है। तो बूंद है वो किसकी गोद से निकलकर आगे बढ़ी है, बादलों की गोद से, धरती की गोद से, माँ की गोद से, आसमान की गोद से। तो कविता एक बूंद में जो बूंद है वो किसकी गोद से निकलकर आगे बढ़ी है, वो बढ़ी है बादलों की गोद से। तो कविता एक बूंद में जो बादलों की गोद से निकलकर एक बूंद है वो आगे बढ़ती है, और वो सोचती है कि जो मेरा जो भाग्य, वो अपने स्वयं से बात करती है, जो मेरा भाग्य है वो किस प्रकार का होगा, या मेरा जो जीवन है वो किस प्रकार का होगा। अंत में जाकर वो एक वो सीप है उसमें जाकर गिरती है और वो मोती बन जाती है। अगला प्रश्न है, दुष्यंत कुमार के गजल संग्रह का क्या नाम है। दुष्यंत कुमार को हिंदी में हिंदी गजल सम्राट है उसकी संज्ञा से संबोधित किया जाता है, हिंदी गजल सम्राट है ये दुष्यंत कुमार। और इनकी जो गजल संग्रह है उसका नाम है साई में धूप। ये कंठ विस्प्यायी इनका जो नाटक है, और जो दुष्यंत कुमार है वो हिंदी गजल सम्राट के नाम से सुशोभित हैं, और इनका बड़ा ही महत्वपूर्ण गजल संग्रह उसका नाम है साई में धूप। उसकी कुछ पंक्तियां हैं, इसकी उनकी कुछ पंक्तियां हैं, इन अंगारों को हाथ में लिए सोच रहा था कोई मुझे इन अंगारों की तासीर बताए। इसमें एक बड़ी मोटिवेशनल पंक्तियां हैं, जो शेर है वो है, इस नदी की धार में ठंडी हवा आती तो है, नाव जर्जर ही सही लहरों से टकराती तो है, एक चिंगारी कहीं से ढूंढ लाओ मेरे दोस्तों, इस दिए में तेल से भीगी हुई बाती तो है। इस नदी की धार में ठंडी हवा आती तो है, नाव जर्जर ही सही लहरों से टकराती तो है, एक चिंगारी कहीं से ढूंढ लाओ दोस्तों, इस दिए में तेल से भीगी हुई बाती तो है। तो ये दुष्यंत कुमार है, ये हिंदी गजल सम्राट है, और उनका जो गजल संग्रह उसका नाम है साई में धूप। इसके अलावा तू किसी रेल से गुजरती है, मैं किसी पुल से थरथराता हूँ, जिसको कि जो मसान मूवी है उसमें प्रयोग भी किया गया था, वो दुष्यंत कुमार की गजल सम्राट साई में धूप है, उसी से मोटिवेटेड है। कवि गिरजा कुमार माथुर अपनी कविता के माध्यम से छाया छूने से क्या मना कर,
ये जो कवि गिरिजा कुमार माथुर हैं, वो अज्ञे द्वारा तार सप्तक का प्रकाशन किया जाता है 1943 में। तो अज्ञे द्वारा प्रथम जो तार सप्तक है उसका जो प्रकाशन वर्ष है वो 1943, उसमें जो 7 कवि हैं उनको शामिल किया जाता है, और उसमें जो गिरिजा कुमार माथुर हैं वो भी शामिल है। तो जो गिरिजा कुमार माथुर है वो प्रथम तार सप्तक है उसके कवि है, और इनकी कविता है छाया मत छूना। तो वो अपनी कविता के माध्यम से छाया छूने से क्यों मना करती हैं, तो इनकी कविता है छाया मत छूना। छाया भ्रम होती है, ये ऑप्शन बिल्कुल गलत है। छाया काली होती है, ये ऑप्शन भी गलत है। छाया खतरनाक होती है, ये ऑप्शन भी गलत है। इससे मन को जो दूना दुख होता है, ये ऑप्शन बिल्कुल सही है। तो वो छाया छूने से मना क्यों करती हैं, क्योंकि इससे जो मन को है वो दूना दुख होता है। और गिरिजा कुमार माथुर प्रथम जो तार सप्तक है उसके कवि है। मुक्तिबोध के अनुसार भूल गलती रूपी शहंशाह का जिर वक्तक किस बना है? तो जो मुक्तिबोध है वो अज्ञा द्वारा प्रतिपादित जो 1943 में जो प्रथम तार सप्तक है उसके प्रमुख कवि हैं, और इनके 2 काव्य संग्रह हैं। वो एक है चांद का मुंह टेढ़ा है और दूसरा है भूरी भूरी खाक दूर। तो इन्होंने 2 ही काव्य संग्रह इनके, एक है चांद का मुंह टेढ़ा है और दूसरा है भूरी भूरी खाक दूर, और ये जो प्रथम तार सप्तक है उसके कवि हैं। और इनकी बड़ी महत्वपूर्ण रचनाएं हैं, एक है अंधेरे में, जिससे कि आज़ादी की बात का धधकता हुआ इस्पाती जो दस्तावेज है उसके नाम से संबोधित किया जाता है। इसके अलावा इनकी बड़ी महत्वपूर्ण कविता है, लंबी कविता है। इनकी 2 लंबी कविताएं बड़ी प्रसिद्ध हैं, एक है ब्रह्म राक्षस और एक है अंधेरे में। भूल गलती है वो भी इनकी बड़ी महत्वपूर्ण कविता है। तो मुक्तिबोध के अनुसार जो भूल गलती रूपी शहंशाह है का जिरह बख्तर वो किसका बना है? मिट्टी का, लोहा का, सोने का, रेत का। तो ये जो जिरह बख्तर जो बना होता है वो बना होता है लोहा का। तो मुक्तिबोध की जो कविता है भूल गलती, ये चांद का जो मुंह टेढ़ा है उसमें संकलित है, और इसमें जो इनका जो जिरह बख्तर बना होता है वो बना होता है लोहा का। और इनकी जो प्रमुख लंबी कविता उसमें ब्रह्म राक्षस और अंधेरे में है वो शामिल है। इसके अलावा इनको जो भयानक खबरों का कवि है उसके नाम से भी संबोधित किया जाता है। कवि ने उषा कविता में भोर के नभ की तुलना किससे की है? कवि ने उषा कविता, ये जो उषा कविता है वो शमशेर सिंह बहादुर सिंह की प्रमुख कविता है, और जो शमशेर बहादुर सिंह है वो दूसरे सप्ताह के उसके कवि थे। इसके अलावा जो अज्ञे है वो शमशेर सिंह बहादुर सिंह को कवियों का कवि है उसकी संज्ञा से सुशोभित करते हैं। इसके अलावा जो शमशेर सिंह बहादुर है उनको जो हिंदी और जो उर्दू का दुआब है उसके नाम से संबोधित किया जाता है, क्योंकि उन्होंने अपनी जो कविताएं हैं उसमें कई अधिक मात्रा में उर्दू शब्द हैं उनका प्रयोग किया है। तो शमशेर सिंह बहादुर दूसरे सप्तक के कवि, ये हिंदू और उर्दू के द्वाब हैं। अज्ञे ने इन्हें कवियों का कवि बोला है, और इनकी कविता है वो है उषा कविता। और ये जो अज्ञे हैं, जो शमशेर बहादुर हैं, वो अपनी जटिल अनुभूति, संवेदनात्मक वैशिष्ट्य और जो जटिल बिंब विधान है उसके लिए काफी प्रसिद्ध रहे हैं। तो इसमें कवि ने जो उषा कविता में भोर की जो नभ की तुलना है वो किससे की है? तो इसमें जो सुबह का जो भोर होता है उसका बड़ा ही मार्मिक जो बिंब वर्णन है वो कवि ने उषा कविता में किया है। तो सूर्य की लालमा से, नीला संग से, राख से लीपे चौक से, और है लाल केसर से। तो जो शमशेर सिंह बहादुर सिंह की जो उषा कविता है उसमें जो सुबह का जो सौंदर्य है, जो उषा लालमा है, उसका बड़ा ही मार्मिक वर्णन किया है। और कविता में जो भोर की जो नभ की जो तुलना है वो सूर्य की लालमा है उससे तो नहीं करती हैं, नीला संग से भी नहीं करती हैं, लाल केसर से नहीं भी नहीं, वो करती हैं राख से लीपे चौक से। अगला प्रश्न है, नागार्जुन की कविता बादल को घिरते देखा है। तो नागार्जुन है वो एक जन कवि हैं, वो बोलते भी हैं कि जनता मुझसे पूछ रही है क्या बतलाऊं, मैं सीधा कहूंगा क्यों अगलाऊं, मैं जन कवि है। तो इनकी कविता है बादल को घिरते देखा। तो इसमें जो बादल को घेरते देखा है तो उसमें जो प्रकृति का वर्णन है उसका बड़ा ही मार्मिक वर्णन किया गया। तो इसमें जो आंखों का देखा हुआ जो वर्णन है, जो प्रकृति का जो मार्मिक वर्णन है वो किया गया है, और ये एक जो संस्कृत निष्ठ भाषा है उसमें लिखी गई कविता है। तो बादलों को गिरते देखा है, तो इस किस कविता संग्रह से ली गई है? हजार हजार बाहों वाली, युग धारा, सतरंगे पंख वाली, प्यासी पतराइयां। तो इसका जो कविता संग्रह वो है युग धारा। तो नागार्जुन की जो कविता है बादल को गिरते देखा है वो संस्कृत निष्ठ भाषा में है, और इसमें जो प्रकृति है उसका जो आंखों देखा जो वर्णन है वो किया गया है, और इसका जो काव्य संग्रह है वो है युग धारा। तो हमारी जो एमसीक्यू सीरीज है उसको हमने आज खत्म कर लिया है। इसमें हमने जितने भी 2023 में जो टेट का एग्जाम हुआ था उसको कंप्लीट कर लिया, दोनों एग्जाम की दोनों शिफ्टों में। और इसके अलावा जो 2024 जो चयन परीक्षा हुई थी उसकी भी दोनों शिफ्टों के जो प्रश्न है उनको कवर कर लिया है। इसके बाद हम जो विश्लेषणात्मक कविताएं जो डिस्क्रिप्टिव जो क्लास हैं उसको स्टार्ट कर दिया है, और आज से हमारी जो कविता जो क्लासेस हैं वो स्टार्ट भी हो गई डिस्क्रिप्टिव वाली, जिसकी हमने शुरुआत की है वो है उसने कहा था कहानी।
तो आप एमपी टेट वाली और यूजीसी नेट वाली जो प्लेलिस्ट है सफलता आईएएस की यूजीसी टेलीग्राम पर, वहाँ पर जाइए और उस क्लास को देखिए। उस क्लास को इतना समग्र अवलोकन किया गया कि वहाँ से एक भी जो प्रश्न है वो आपके गलत नहीं होंगे। धन्यवाद।